पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी के छठे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है बहादुर, तो इस चैप्टर से संबंधित आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो चलिए इसका उत्तर होगा कि पहली बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। ध्यान दीजिएगा, जब बहादुर से पहली बार उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। ठीक है, यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने के दरमियान उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना है। सामाजिक तो उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। कहने का मतलब कि उसके नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया क्योंकि उसे सिखाया गया कि तुम अपनी भावुकता से पेश न होकर अपने दिमाग से काम लो, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि अगर आप भावुकता से काम लेते हैं तो वो आपका फ़ायदा उठाना चाहती है। इसलिए उसे सिखाया जाता है कि तुम अपने दिमाग से काम लो। इसलिए उसके नाम से दिल शब्द को उड़ाकर सिर्फ बहादुर शब्द को ही रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे जिसमें व्याख्या करना है। तो सबसे पहला व्याख्या करना है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। ठीक है, तो यही जो आपका जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इसी को हमको व्याख्या करना है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। चलिए इस वाक्य का हम लोग व्याख्या करेंगे। तो हम आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुके थे कि यदि आपसे एग्जाम में व्याख्या करने के लिए पूछे तो उसके पहले हमको 1-2 लाइन जरूर लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अगर आप इससे और भी अधिक बेहतर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के शीर्षक बहादुर से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते हैं तो बहादुर सहज भाव से उनके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता था तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक ने सुनाया करता था। ठीक है, मतलब लेखक जब शाम में अपने घर आया करते थे तो दिन भर घर में क्या क्या हुआ सारे घटनाक्रम को वह लेखक के सामने रखता था और लेखक को सारी बातें बताया करता था। कभी कहता बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह ऐसी हंसी हंसता था कि लगता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो। उसके निश्चल निष्कलुष हाव भाव से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी थी, लगता था कि फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। यहाँ पर जो बात है वो बहादुर की हो रही है। बहादुर के बारे में यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसकी हंसी इतनी कोमल थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शाम में लेखक बाहर से अपने घर आते थे तो वह बहुत हंस हंस करके दिन भर के सारे घटनाक्रम को लेखक के सामने रखता था। आगे हम लोग देखेंगे, इस प्रकार उक्त पंक्तियों में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्मलता, ईमानदारी और आत्मीय व्यवहार का यथोचित रेखांकित किया है। बहादुर बच्चा था, उसके होठों पर कोमलता और मिठास थी, फूलों के खिलने जैसा उसकी खिलखिलाहट थी। इस प्रकार उक्त पंक्तियों में लेखक ने बहादुर के कोमल भाव व्यवहारों, ईमानदारी, आत्मीय संबंधों का सटीक वर्णन किया है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ख
पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। यह जो वाक्य है इसका व्याख्या करना है कि अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। चलिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ भी लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के भाग 1 से ली गई है, जिसके शीर्षक का नाम है बहादुर। तो इस शीर्षक के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि इसका संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने डांटने लगती थी। लेखक को ऐसा विश्वास था कि हो सकता है घर में मार खाने, गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था और इसी कारण उससे कई भूलें हो जाती थी। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि घर में बहादुर को बहुत सारी डांट पड़ने लगी थी, उसको सभी लोग मारने लगे थे, इसलिए वह दुखी होकर कई भूलें भी कर लेता था। ऐसी स्थितियों को लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनके विचार में नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं, ऐसा ही भाव था। लेखक भी महोदय जो यहाँ पर अमरकांत जी हैं, वह भी किसी को नहीं रोकते थे उसे मारने पीटने और डांटने से, क्योंकि उनके मन में भी ऐसा विचार था कि नौकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं। इस कारण वो भी बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे और बहादुर दीनहीन रूप में असहाय बनकर लेखक की पत्नी और पुत्र से डांट मार पीट खाता और सहता था। इन पंक्तियों का मूल आशय यह है कि लेखक की मानसिकता भी दो तरह की थी। वो भी सबल की आलोचना नहीं कर पाते हैं, गरीबों के प्रति, नौकर के प्रति उनका भी भाव दोयम दर्जे का था। मतलब कि नौकर के प्रति, गरीबों के प्रति उनका भी जो सोच था वह खराब था, नीचा था। इसी कारण बहादुर की मानसिक स्थिति संतुलन नहीं रह पाती थी। अब हम लोग देखेंगे अगला वाक्य। तो अगला वाक्य कहता है कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। जैसा कि हम आपको कहानी के सारांश में बताए थे कि जब वह घर छोड़कर भाग जाता है लेखक के यहाँ से, तो वह अपना कपड़ा, अपना खिलौना, अपना यहाँ तक कि अपना वेतन भी वह लेखक के पास छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर वह घर से कुछ चुराकर भी ले गया होता तो हमें संतोष होता। चलिए इस सेंटेंस का व्याख्या करना है, इस वाक्य का व्याख्या करना है। तो चलिए फिर से हमको वही चीज लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक बहादुर से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्जाम और मारपीट गाली गलौज से तंग आ चुका था। अचानक सिल उठाते वक्त वह गिर गया और दो टुकड़े हो गए। जैसा कि हम आपको कहानी के सारांश में बताए थे, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इसी चीज से डर करके वह घर छोड़कर भाग गया। उसे खोजने के लिए लेखक ने अपने लड़के किशोर को शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं अता पता नहीं था। वह बहादुर के लिए दुखी था। वह उसके सुख दुख को याद कर माँ से कह रहा था, माँ अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता, किंतु अब उसे नहीं मारता पीटता, गालियां नहीं देता। उसने हम लोगों को बहुत सुख दिया। यहाँ पर जो लेखक का बेटा है जिसका नाम है किशोर, वह भी अब बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है कि यदि वह मिल जाता तो हम उससे माफ़ी मांग लेते। अब के बाद से उसे नहीं मारते, नहीं पीटते, गाली गलौज नहीं करते, क्योंकि उसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुख दिया है। चलिए आगे देखेंगे। गलती हम लोगों से ही हुई। माँ अगर वह कुछ चुराकर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष होता। यह वाक्य इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहादुर अपनी सारी सामान, यहाँ तक कि अपना वेतन, अपना पगार भी लेखक के घर पर ही छोड़कर भाग गया था। इसलिए लोग कहते हैं, लेखक कहते हैं, लेखक की पत्नी कहती है कि वह कुछ चुराकर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोगों का क्या, अपना भी सब सामान छोड़ गया। इन पंक्तियों से यही आशय निकलता है कि आदमी को सद्व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घ यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह न जाता। लेखक इस वाक्य को बोलते हैं, आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको
समझ में आ गया होगा कि यह वाक्य लेखक के द्वारा बोला गया है कि यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। हम आपको याद दिला दें कि जब उनके घर में एक पार्टी था, एक फंक्शन था और लोगों के द्वारा उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि वह 11 रुपये चोरी कर लेता है। इसी बात से दुखी होकर लेखक उसे पीटते हैं और उसके बाद ही बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। तो हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक बहादुर से ली गई है। यह पंक्ति बहादुर से संबंधित है। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता है और कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह भागता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर खेद होता है, मतलब दुख होता है कि मैंने उसे क्यों मारा था। जब निर्मला बहादुर के लिए रोने लगती है तब ये वाक्य लेखक उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे थे। लेखक इस घटना पर रोना चाहता है किंतु भीतर ही भीतर छटपटाकर रह जाता है। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है, अब लेखक को समझ में बात आती है। वह पहले से सचेत रहता तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। ठीक है, इन पंक्तियों का आशय यह है कि आदमी के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। संदेह के बीज बड़े भयानक होते हैं, मतलब हमें किसी पर झूठा संदेह नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी सच्चाई का पता न चल जाए। उनका जो प्रतिफल होता है वह भी बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। आज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, चाहे गाली गलौज नहीं किया जाता, संदेह के आधार पर चोर नहीं ठहराया जाता तो वह नहीं भागता। अतः संदेह और दुर्व्यवहार से इंसान को बचना चाहिए। ठीक है, यही आपका कुछ 4 सेंटेंस था जिसे व्याख्या करना था। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या करना एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, काम धाम के बाद जब रात को बिस्तर पर लेखक जाते हैं तो वह बहादुर के बारे में कैसा चित्रण करते हैं, इसी को यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि निर्मला, जो कि लेखक महोदय की बीवी है, लेखक महोदय की जो पत्नी है निर्मला, तो उसने बहादुर को एक फटी पुरानी दर्री दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई वसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था और वह बहुत ही खुश नजर आता था, बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि वह एक बच्चा था और उसे खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। गीत गाता था, पुरानी स्मृतियों में खो जाता था। इससे उसके बाल मन ही स्वाभाविकता की झलक मिलती थी। उसके अंतःकरण में निहित विरह का भाव गीत में मुखरित होता था। इसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलभ मनोदशा, स्वच्छंदता के आनंद की स्मृति का चित्रण किया है। मतलब पहले की जितनी सारी भी घटनाएं थी जो लेखक अपनी आंखों से देखते थे, तो रात को जब लेखक बिस्तर पर जाते हैं तो वही सब बातें, वही सब यादें उनको याद आती है और उसी के बारे में वह यहाँ पर चित्रण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवारों के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका जवाब होगा कि बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। आराम ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था, क्योंकि बहादुर ही सारा काम कर देता था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते,
निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई। जब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता था, सभी बहादुर को आवाज देकर काम बताता था और उस कार्य को वह पूरा करता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। तो यही सब चीजें थी जिसे बहादुर के जाने के बाद लोगों को सता रही थी और उन सभी लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किस कारण से बहादुर ने लेखक का घर छोड़कर भाग गया, उसी कारण को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। मतलब जब शुरू में बहादुर लेखक के घर आया तो उसे अच्छा से रखा गया। धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। कुछ समय के बाद पत्नी और पुत्र दोनों उसकी बात बात पर पिटाई कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक के घर पर एक दिन आया और रुपये खो जाने की बात कहते हुए बहादुर पर चोरी का इल्जाम मढ़ दिया। उस दिन लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी और बार बार प्रताड़ित होने से व मार खाने के कारण ही एक दिन बहादुर लेखक महोदय का घर छोड़कर भाग जाता है। तो यही कारण है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो देखिए, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को हे दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान लगता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसे अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। किसी को भी चोट लगेगी जब कोई वह गलती नहीं किया हो और झूठा उस पर इल्जाम मढ़ा जा रहा हो, झूठे उस पर आरोप लगाए जा रहे हो, तो यह वास्तविकता है, लाजमी है कि उसे अंतरात्मा पर चोट लगेगी। और वही बात हुआ बहादुर के साथ कि वह चोरी नहीं किया था और झूठा उस पर आरोप लगाया गया। इस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसकी अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उस घटना के बाद से उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता है। उसे काम में मन नहीं लगता है। मतलब जिस दिन से उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसी दिन से उसे काम में मन नहीं लगता है और उसे घर में भी अधिक फटकार लगने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? देखिए, सारा क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिंक है। तो आप यदि कहानी को बेहतर तरीके से समझ जाइएगा तो आप सारे क्वेश्चन को अपनी भाषा में बहुत आसान शब्दों में आप इसका जवाब दे पाइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखेंगे कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उनका कहना था कि मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसलिए मिठाई मंगाने के लिए कुछ रुपया निकाल कर यहाँ रखा था, लेकिन बाद में हम लोग उलझे हुए रहे। इसी दरमियान रुपये की चोरी हो गई। जो उनके घर रिश्तेदार आया था लेखक महोदय के यहाँ, उनका यह कहना था कि हम बच्चे के लिए मिठाई नहीं लाए, इस कारण हम रुपये निकाल कर यहाँ पर रखे थे कि बाद में मिठाई मंगाकर बच्चों को दे देंगे, लेकिन रुपया यहाँ से चोरी हो गया। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। उस दिन से लोग उसे हर हमेशा फटकार लगाने लगे और वह उदास और अन्य मनस्क रूप से रहकर काम करता था। अंततः घर से अचानक चला गया। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर को जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। घर अस्त व्यस्त क्यों हो गया? क्योंकि जब तक बहादुर लेखक महोदय के घर में रहता था, उनके घर का सारा काम काज करता था और घर के किसी भी सदस्य को काम करने नहीं देता था, बल्कि वह सारे काम को खुद स्वयं ही कर लेता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो देखिए, बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे और वह घर के कार्य से सभी को
मुक्त रखता था। मतलब घर के जितने सारे भी कार्य थे सभी कार्य को बहादुर स्वयं खुद कर लेता था, कि घर में किसी भी सदस्य को अगर कोई काम करवाना हो तो वह सीधे बहादुर को आवाज लगा देता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। मतलब लोग उसे डांटते भी थे, फटकारते भी थे, इसके बाद भी वह मगन रह करके काम करता रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।